नमस्ते बच्चों, गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3 में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमलेश कुमार यादव, पब्लिक उच्च विद्यालय रानीगंज इमामगंज। आज आपसे हिंदी विषय में हम कैसे अधिक नंबर लाएं इसके बारे में जानेंगे और आप बेहतर कैसे पढ़ाई करें अपने हिंदी विषय में, उस पे बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरे सामने आज जो हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण कविता पाठ है, जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। बच्चों, हम लोग यह जान ले, आप सब जानते होंगे कि हमारे देश की जो आजादी मिली है वो कब मिली है बच्चों? बिल्कुल सही जवाब, आपने सही जवाब दिया है। और ये 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों के हाथ में था और हम गुलाम थे। इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं राजतंत्र। और इससे पहले और जाएं आगे, ये उपनिवेश तौर पे माना जाता है, लेकिन इससे पहले जो व्यवस्था थी हमारे यहाँ राजतंत्र की। तो राजतंत्र यानी राजा की शासन होता है, किसी खास व्यक्ति विशेष की सत्ता होती है। लेकिन जब हम जनतंत्र की बात करते हैं तो इसमें जनता की शासन होती है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जनतंत्र का जन्म। इनके लेखक कवि जो हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं, और दिनकर जी के बारे में हम लोग कवि परिचय जानेंगे, फिर जानेंगे इनके पाठ में क्या क्या बातें उन्होंने लिखी है, और हम लोग फिर प्रश्नों का हल करेंगे। आप मेरे साथ बने रहेंगे, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी इस एपिसोड में। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कवि परिचय की ओर कि इनका कवि परिचय किस प्रकार का है। तो बच्चों, ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर जिन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। और इनका जन्म बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। साथ ही इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई थी। इनके माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह। बच्चों, ये सब प्रश्न आते रहते हैं। आप मैट्रिक की परीक्षा में जब बैठेंगे तो ये भी प्रश्न आपके आएंगे कि इनका जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ हुआ। ये सिमरिया गांव बहुत प्रसिद्ध है राष्ट्र कवि के जन्म स्थान के लिए। इनका निधन, और माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह। तो ये इनका जन्म के संबंध में बातें थी। अब हम लोग जान ले इनकी शिक्षा क्या है। तो बच्चों, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरुआती शिक्षा अपने गांव और उसके आसपास में ही की थी। 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इन्होंने इतिहास विषय में बीए की परीक्षा पास की, बैचलर ऑफ ऑनर्स की परीक्षा पास की। तो ये इनकी यहाँ शिक्षा हुई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने क्या कार्य किया, अन्य क्षेत्रों में क्या काम किया। तो हम लोग बच्चों जान लें कि इनका जो है एचई स्कूल बरबीघा जो शेखपुरा में है, वहां ये हेडमास्टर के रूप में नियुक्त हुए थे। और आज भी आप जाएंगे बरबीघा तो वहां इनकी एक मंच बना हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर साहित्य मंच। आप देख पाएंगे, पिछले बार जब मैं गया था तो वो देखा था कि बहुत ही सुंदर मंच बना हुआ है उनकी स्मृति में। तो वहां ये हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे। उसके बाद उन्होंने जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार तथा सब डायरेक्टर के पद पे कार्य किया। ये उसके बाद वहां से दूसरे विभाग में आए। उसके साथ ही बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे और भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर कार्य किया। ये इनके बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही है। इसके साथ ही वो राज्यसभा के सांसद भी रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखने वाली बातें हैं कि वो उप कुलपति भी रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं, जनसंपर्क विभाग में रजिस्ट्रार भी रहे हैं, और बरबीघा शेखपुरा में हेडमास्टर भी रहे हैं। इनका कार्य क्षेत्र था।
तो बच्चों हम लोगों ने रामधारी सिंह जैसे जो महाराष्ट्र कवि हुए उनकी रचनाओं में जो है बहुत ओजता वीरता का प्रमाण होता है, तो हम लोग उसको देख पाए कि इस तरह से इनका कार्य क्षेत्र रहा। हम आगे चलते हैं और इनकी काव्य कृतियां जो बहुत प्रसिद्ध हुई है, जिनके कारण से इन्हें बहुत लोग जानते हैं, राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं और ये देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई है हिंदी साहित्य में। तो ऐसे महान हस्तियों में देखते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो हम देख पा रहे हैं इनका जो है प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरति, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, ये सारी काव्य कृतियां हैं, इनकी काव्य रचनाएं हैं और बहुत ही प्रसिद्धि मिली है इन सब रचनाओं में। सभी बच्चों को याद रखना, ये प्रश्न आएंगे आपसे, पूछे जाएंगे कि रश्मिरथी किनकी काव्य कृतियां हैं। आप ये भी जानेंगे कि परशुराम की प्रतीक्षा जो काव्य रचना है वो किसने की है। इस तरह से प्रश्न आते रहेंगे। आर्य को हरिनाम और रेणुका, हुंकार, ये सारे चीजों को आपको याद रखना है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैट्रिक के लिए नहीं बच्चों, जब आप और भी तैयारियां करेंगे, आप विश्वविद्यालय स्तर पर तैयारी करेंगे या और भी प्रायोगिक परीक्षाओं में जाएंगे तो ये इस तरह के प्रश्न आएंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आगे चलते हैं। प्रमुख गद्य कृतियां, चूंकि ये पद्य भाग इनका था, अब गद्य में भी इन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं की है और समाज को, हिंदी साहित्य को बहुत कुछ ने दिया है। तो चलते हैं मीति की ओर। इनकी गद्य कृति है अर्धनारीश्वर, जो अभी 12वीं कक्षा में हिंदी साहित्य में पढ़ना है बच्चों को। संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी और इस पे तो इनको सम्मान भी दिया गया है, आगे हम लोग बताएंगे। काव्य की भूमिका, बट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये इनकी प्रमुख काव्य गद्य कृतियां हैं। गद्य कृतियां ये हैं, इधर काव्य कृतियां हैं। उसके साथ हम लोग बात करें तो इन्हें कौन कौन सा सम्मान मिला है तो हम लोग जान लें। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह 1959 ईस्वी में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 ईस्वी में मिला है, ये सबको याद करना है। इसके साथ ही 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? उर्वशी के लिए, बिल्कुल सही है। और सुनिए, 1959 ईस्वी में ही भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके बाद हम लोग चले इनका साहित्यिक परिचय जान लें। तो ये उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हुए हैं। उत्तर छायावाद कवियों में एक हमारे गांव के मैगरा के रहने वाले कवि हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, वो भी इसी युग के कवि हैं। वो छायावाद के बाद वाले जो कवि कहलाए वो उत्तर छायावाद या छायावाद उत्तर कवि कहे जाते हैं। तो याद रखना है बच्चों, ये उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इनकी जो भावनाएं हैं, जो धारा है, वो राष्ट्रीयता की भावना है, धारा है और ये आधुनिक कवि हैं। कविता लेखन का आरंभ 3रे शतक में उन्होंने किया। चौथे दशक में इन्होंने प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इनका सम्मान मिला राज्य स्तर पे, देश स्तर पे। इन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगीत और नाटक आदि की रचनाओं में भी अपनी उत्कृष्टता दिखाई है, बहुत अच्छी रचनाएं की हैं। साथ ही प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावादोत्तर कवियों में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी छायावाद की बाद वाले जो कवि जितने हुए उनमें दिनकर जी की रचनाओं का बहुत बड़ा अहम योगदान है और इसलिए श्रेष्ठता इनकी बनी हुई है। इसके साथ ही इन्होंने भारतीय साहित्य को और पाश्चात्य साहित्य को, जो विदेश की साहित्य है, उसका इन्होंने गहन अध्ययन किया। इसीलिए इन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय जो लिखा है बहुत महत्वपूर्ण रही है। इनके साहित्य में इतिहास, सांस्कृतिक परंपरा, समाज, राजनीति,
तथा दर्शन का व्यापक और गहरा बोध मिलता है। आप समझ पा रहे हैं इतनी महत्वपूर्ण इनके विचारों में जो रचनाएं हैं, इनमें इस तरह की बातें आती हैं। साहित्य भी है, सांस्कृतिक परंपरा भी है, समाज की बातें भी है, राजनीति की बातें भी हैं और दर्शन की बातें हैं। ये सारी इनकी रचनाओं में है। अब हम इस कविता के बारे में यह जान लें कि जनतंत्र की जो कविता इन्होंने लिखी है, किस संदर्भ में लिखी है और क्यों लिखी है। बच्चों, आप सब जानते हैं कि देश की जो आजादी मिली थी, तो आजादी के बाद एक देश में नई शुरुआत हुई जिसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। और वह, जैसा कि सब लोग जानते हैं, गणतंत्र की जो हमारे देश में स्थापना हुई वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिसको गणतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं। तो अब क्योंकि हमारे देश का संविधान लागू हुआ, हमारा देश संवैधानिक व्यवस्था में आ गया और देश संविधान से चलने लगा। ये सारी व्यवस्थाएं जो हुई वो गणतंत्र के जो है उस व्यवस्था में हुई, जनतंत्र की व्यवस्था में हुई। तो देश अंग्रेजों के हाथ में था, हम गुलाम थे, वो उपनिवेश की व्यवस्था थी, राजतंत्र भी कह सकते थे, शोषण था, बहुत क्रश था। और उस चीजों को आप याद करेंगे तो ऐसे ऐसे महापुरुषों ने अपनी जीवन को बलिदान दिया है समाज के लिए कि हम बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर सकते हैं। तो उस क्षण में उन्होंने ये रचनाएं लिखी थी जब देश आजाद हुआ था। तो उस संदर्भ में हम लोग ये जान लें कि प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत के जनतंत्र के उदय का जयघोष है। ये पहली बात हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जनतंत्र की प्रतिष्ठा का चित्रण करती है। यानी जब देश आजाद हुआ तब ये गणतंत्र की स्थापना हुई, जनतंत्र की स्थापना हुई, उसकी बातें करता है कि किस तरह से हुई है। और कविता में जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व को दर्शाते हुए भारत की कल्पना का प्रस्तुत करता है और ये संदेश देता है कि कितने संघर्षों के बाद ये जो जनता सोई हुई थी और वो जाग चुकी है और आज सिंहासन जो है हिल गया है, सिंहासन खाली हो रहा है और जनता की सरकार बन रही है, लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। हम इन पाठों को समझेंगे और आप अपने परीक्षा में कैसे नंबर लाएं, कैसे आप जीवन में बेहतर कर पाएं, इससे क्या आप बेहतर सीख पाएं, इन सब पॉइंटों पे हम लोग चलेंगे। तो आइए हम लोग अब चलते हैं जनतंत्र का जो जन्म है इसका पूरी बातें हम लोग समझ पाएंगे। तो हमने कहा था कि राजतंत्र में क्या होता है, तो राजा का शासन होता है, और जनतंत्र में क्या होता है, तो जनता का शासन होता है। तो सबसे अच्छा तो जनता का शासन होगा, जनतंत्र हमारा देश है। तो ये जो है आगे हम लोग समझ पाए, इनकी कविता को समझेंगे और इसके भावार्थ को समझेंगे, इनके शब्दार्थों को समझेंगे। ये हम लोग दो तीन बातों पे ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग देख पाते हैं ये कविता क्या कहती है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। प्यारे बच्चों, ये वीरता की रस में भरी हुई, वीर रस में भरी हुई बहुत ही जबरदस्त सुंदर ये रचना है। और वो देश की जब आजादी मिली थी उस खुशी में इन्होंने रचना की है और बताया है कि सदियों से, 2 सदी तक तो हमारे अंग्रेजों ने लूटा है, इसके पहले कितने लोगों ने देश पर आक्रमण किया, उन सारी चीजों पर उन्होंने कहा है कि सदियों से जो जनता चुपचाप अत्याचार सह रही थी, ठंडी राख की तरह जो बुझ जाती है, आगे कुछ आग उसमें रहती है, तो अब वो जाग गई है। वो जो हवा चली है, क्रांति चली है, उस क्रांति से वो आग धधकना शुरू हुआ और वो ज्वाला, वो चिंगारी अब आगे आ गई है। अब देश की मिट्टी यानी आम जनता राजा का मुकुट पहनने वाली है, राजा यहाँ की जनता बनेगी। और इस तरह से समय बदल गया है। ये जो घर घर नाद है वो क्रांति की है, वो समय की जो पहचान है, लोगों ने जो संघर्ष किया है उसकी पहचान है। और कहता है कि रास्ता दे दो ऐ देश के लूटने वाले लोगों,
कितने सालों तक तुमने ऐसे किया है, अब उसको छोड़ो और हमारा देश आजाद हुआ है, अब रास्ता दो, समय की रथ को सुनो, समय की जो पहचान है उसको सुनो, अब सिंहासन खाली करो, क्योंकि ये गणतंत्र आ गया है, जनतंत्र आ गया है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, राख में जो चीज दबी होती है चिंगारी, वो धीरे धीरे सुलगती है और आगे बढ़ती है। हम लोग शब्दार्थों में जानेंगे। सदियों का मतलब होता है कई सौ साल, सुगबुगाना का अर्थ होता है जागना, ताज का मतलब होता है मुकुट, और इठलाना मतलब होता है गर्व करना या नखरे करना, और नाद का मतलब होता है भारी आवाज, बिल्कुल भारी आवाज जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये घर घर जो नाद है, भारी जो आवाज आ रही है, वो जनता की जीत की आ रही है, लोकतंत्र स्थापना की आ रही है, जनतंत्र की जीत हो रही है। ये है इस पहली पंक्ति का, पहले जो है उसको हम लोग कविता का समझ पाए। आइए हम लोग चलते हैं अब दूसरे जो इसके बाद वाली चीजें हैं, कविता का भाव अगला जो पार्ट इसमें है वो हम लोग समझ पा रहे हैं। तो कहते हैं, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ते वही, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ते वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। भारत की जनता जो कितना सहन की थी, कितनी सहनशीलता थी, और आज वो कह रहे हैं, कवि कविता का इनका जो भाव है वो कह रहे हैं कि शोषक ये समझते रहे कि यहाँ की लोग, यहाँ की मिट्टी में जो लोग हैं, इस भारत की धरती के जो लोग हैं, वो मूर्ति के समान हैं, और मूर्ति कभी कुछ बोलते नहीं, उनकी आवाजें नहीं आती हैं, और वो अबोध, जिसके अंदर बोध नहीं है, समझ नहीं है, ना समझ, ये जनता को इन लोगों ने क्या समझा, अबोध मूर्ति। और वैसे जो बेवकूफ होकर के चुपचाप सुनने वाली हो, सहने वाली हो, भयंकर सर्दियों में भी, गरीबी में भी, दुख में भी वो सब कुछ सहता हो, वो शोषण होता है फिर भी कुछ नहीं कहता है, जैसे उन्हें कोई सांप जो है खून चूस रहा हो, तब भी वो शिकायत नहीं करने वाली यही जनता है। लेकिन आज वो जनता, सोचिए क्या हुआ, देश किन किन वीरों ने कैसे देश की आजादी की लड़ाइयां लड़ी, और आज वो जनता कितनी समझदार हो चुकी है। तो हम लोग देख रहे हैं, ऐसे वास्तविक बातें हम कह सकते हैं, कुछ लोग ऐसे गांव में होते हैं जो बहुत उन्हें कष्ट होता है लेकिन तब भी सहते हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं। ऐसे ही हमारी देश की स्थिति थी, जब देश गुलाम था, अंग्रेजों द्वारा शोषण किए जाते थे, फिर भी कोई कहने वाला नहीं था, चुपचाप लोग सहन करते थे और वो नियति को मानते थे। लेकिन जब समय की जो नाद है, समय की जो स्थितियां बदली है, आज वो देश आजाद की स्थिति में है। तो हम लोग समझ लें, ना समझ कहते हैं अबोध को, मूर्ते मतलब मूर्तियां, और कसक मतलब होता है दर्द या पीड़ा, सदा का मतलब हमेशा, और चूसना का मतलब होता है शोषण करना या उन्हें क्रश करना। तो ये है दूसरी जो पंक्ति थी उसका। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि इस कविता की अगली पंक्ति क्या कहती है। जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। अब हम इनके पहले शब्दार्थों को समझे, उसके बाद भावार्थ को समझे। तो इनके सब, जीव मतलब जुबान जिसको हम लोग बोली कहते हैं, कसम का मतलब होता है सौगंध, और वेदना मतलब भारी दुख, जनमत मतलब जनता का जो मत है, और गूढ़ का मतलब होता है गहरा। तो अब जो है इन प्रश्नों को हम लोग समझे, जो जो बातें आई हैं, जनता जो क्या इस पंक्तियों में क्या बातें कही गई उसकी सरल अर्थों को समझेंगे और अपने प्रश्नों को आने वाले समय में हम लोग जानेंगे। तो कहते हैं ये जो नेता हैं,
इस जनता को, जो भोली भाली जनता को वो बेवकूफ समझते हैं, उसी बात पे कहते हैं उस जमाने में भी जब देश अंग्रेजों के हाथ में था, हाँ ये जो है नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं, जो कस्में खाते हैं और जनता बहुत दुख सहती है, लेकिन जब सच में कुछ करने की बारी आई तो बातों को घुमाते हैं। अब ये कहना है, उलझा हुआ समय इस समय है कि पता नहीं अब क्या है, अब जनता क्या चाहती है, जनता किस सोच को है और क्या चाहती है, यह जो यहाँ पे प्रश्न है, ये कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब देश आजाद हुआ है, देश में जब गणतंत्र की स्थापना हो रही है, तो अब जो है यहाँ पे ये प्रश्न आ गया है, गुण रहस्य है, प्रश्न है कि जनता क्या चाहती है। इन सभी जो कस्में खाते हैं, बड़ी बड़ी वादे करते हैं, उनको भी उन्होंने कटाक्ष किया है और वो बताने की कोशिश की है कि देश की हकीकत क्या है, जनता की राय क्या है, ये पूरे भारत जो उस समय 33 करोड़ की जनता थी, उनकी अपनी राय क्या है। तो हम लोग इस पंक्तियां को समझ पाए, आगे चलते हैं। आगे है, मानो जनता हो फूल, मानो जनता हो फूल, जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार लो, सजा लो दोनों में। अथवा कोई दूध मुही, जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। इस तरह से यह यहाँ पे पंक्तियों का हम लोग आगे समझेंगे क्या कहते हैं। कहते हैं कि जनता को वो फूल समझ रहे हैं, बिल्कुल नादान समझ रहे हैं, और उसको लग रहा है कि उन्हें कोई एहसास नहीं है, उनके अंदर संवेदनाएं नहीं है, महसूस नहीं होता है उन्हें। इस तरह से वो बातें करते हैं और वो ऐसा समझ रहे हैं क्यों कि वो ये जो दोना होता है जो फूल के, उसमें सजाने की बात करते हैं, कभी सजा लो कभी निकाल लो, इस तरह की बातें करते हैं। ये कविता की जो पंक्तियां हैं ये बता रही है जनता की जो दुख दर्द है उसको वर्णन करते हैं और बताते हैं कि कोई दूध मुही, वो समझते हैं बच्चों, वो समझ रहे हैं कि ये कोई दूध मुही बच्चा है जिसे बहला दिया जाए। आपको पता है जंतर मंतर जो है वो आज दिल्ली में वो धरनों प्रदर्शन के लिए माना जाता है। तो ये कह रहे हैं कि चार बच्चों, उन लोगों को, जनता को दूध मुही या तो समझ रहे हैं कि दूध मुंह में जो उनके दूध होते हैं वैसे बच्चे समझ रहे हैं वो, या फिर उन्हें जैसे छोटा बच्चा को खिलौने दिए जाते हैं उस प्रकार से उन्हें छोटे मोटे लालच दे करके उन्हें आसानी से चुप कराया जा सकता है, ऐसी भावनाएं समझ रहे हैं जिसका वो विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी भावनाओं को यहाँ पे इन्होंने ये जिक्र किया है कि जनता ऐसी नहीं है, और दिनकर जी ने उन सारी जनता की जो भावनाएं हैं उसे यहाँ पे उस परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश की है देश के आजादी के संदर्भ में। तो आगे हम लोग चले और आगे है, लेकिन होता बूढ़ोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घरगत नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। प्यारे बच्चों, अब देख रहे हैं भूडोल शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी को डोलना, यानी इसको हम लोग भूकंप कहते हैं, और उसके बाद है बवंडर जिसको हम लोग आंधी कहते हैं, तूफान कहते हैं। कोपाकुल, कोप इसका मतलब गुस्से से भरा हुआ, और भ्रिकुटी कहते हैं ये जो भौहें हैं ना इसको हम लोग, तो वो भौहें, और रथ जिसको हम लोग कह सकते हैं कि राजा का गाड़ी या फिर जो चल रहा है रथ हम लोग कहते हैं। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो जनता शांत होने वाली नहीं है। आप लोगों ने इन्हें बहुत शोषण की, देश को गुलाम बना के बहुत दिनों तक रखा, अब जनता आजादी ले ली है, अब गणतंत्र की ओर बढ़ रही है। तो ये जो भूकंप आया है, जो क्रांति आई है, इस क्रांति से धरती ही लूटी है, चारों तरफ इस तरह से कोलाहल मच चुका है जनता की क्रांति की कि अंग्रेज यहां से भाग खड़े हुए हैं, और वो जो देश के गलत लोग संरक्षण दे रहे थे उनके खिलाफ में उन्होंने कहा कि वो लोग भी अब सतर्क हो गए हैं। अब ये आंधी तूफान ऐसी आई है कि वो क्रांति बिल्कुल गणतंत्र की होगी, और गणतंत्र यानी जनतंत्र के लिए यह रास्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसलिए
समय की बात को सुनना है, इस क्रांति को समझो और यह सिंहासन खाली करो। ये जो है जनता यहाँ आ चुकी है। इस तरह से इस पंक्ति में ये बातें आई है। अब हम लोग आगे वाली पंक्ति चलते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या कही गई है, कौन सी बातें हैं। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ जाता है। प्यारे बच्चों, अब देखिए ये जनता की ताकत को दिनकर जी ने कितनी वीरता से प्रस्तुत किया है। यही खासियत है रामधारी सिंह दिनकर को, इसीलिए राष्ट्र कवि कहा जाता है। उन्होंने बहुत ही सरगर्भित बातों को, यथार्थ बातों को उस संदर्भ में रखते थे जब वो समाज में होता था। तो इन्होंने कहा कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, जब जनता शोषण अत्याचार से उब जाती है तो बहुत बड़े बड़े क्रांतियां हुई है और होती है। तो ये कह रहे हैं कि सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जब जनता सांस लेती है हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में, तो जो राजतंत्र की जो महलें हैं वो बिखर जाती है, टूट जाती है, उड़ जाती है। इतनी क्षमता होती है जनता में, ये जनता की शासन है। इस तरह से कहते हैं कि जनता की कोई राह को रोक नहीं सकता है और वो रुक भी नहीं पाएंगे। समय में इतना ताव भी नहीं है, उतनी उसकी जज्बा नहीं है समय को कि जनता की राह को कोई रोक दे। इस तरह से वो जिधर चाहती है उधर काल भी मुड़ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे उन्होंने लिखी है कि जनता की जो धाराएं इधर चलती है उधर काल भी चल जाती है। तो इस तरह से ये इनकी यहाँ पे इन पंक्तियों का भावार्थ हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि देश में कितनी क्रांतियां हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था और उसमें कई नेताओं ने अपनी जान की कुर्बानियां भी दी, अपने जेल गए, बहुत से कामें किए। तो ये सारी बातें यहाँ पे आ रही है। आगे हम लोग चलते हैं और ये समझते हैं अगली पंक्तियों में उन्होंने क्या कहा है। आब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बिता, गवाच अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न, अजय चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। सारे बच्चों अब देखिए, आब्दों का मतलब हो गया वर्षों और सहस्त्राब्द का मतलब हजारों वर्ष। गवाच कहते हैं खिड़की वाली जो झरोखा होता है उस पार्ट को हम लोग गवाच कहते हैं। और उसके बाद तिमिर कहते हैं अंधेरा को, तम तिमिर। और उसके बाद वक्ष कहते हैं सीना को, छाती को। तो ये कह रहे हैं, इसका भावार्थ जो हो रहा है, सरलार्थ जो हो रहा है, ये है कि हजारों सैकड़ों सालों से हम गुलामी के अंधेरों में जी रहे थे। पता ही है मुगलों से इसके पहले भी कितने कई शासन हुए हैं जो विदेशों के थे और हमारे देश पे शासन किए थे। तो वो सारे सैकड़ों हजारों वर्षों का जो शोषण था, उन शोषण को, गुलामी को आज ये अंधेरा खत्म हुआ है। उस अंधेरे से हम आज प्रकाश में आए हैं, इसलिए ये बहुत खुशी की तो बात ही है। आज आसमान में आजादी की सुबह चमक रही है और आज जो गवाच अंबर में है वो किसकी बात हो रही है? वो आजादी की खुशियां मनाई जा रही हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं, देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में बढ़ रहा है। और यह रोशनी कुछ और नहीं बल्कि जनता के वो सपने हैं जिन्हें कोई हरा नहीं सकता है, जिन्हें कोई आज उन्हें उस रास्ते से रोक नहीं सकता है। उन अंधेरों को चीरकर वो सीना प्रकाश की राह हैं। ऐसी शक्ति इस जनता में है, इसलिए जनता का शासन है और जनतंत्र है, ये गणतंत्र है। तो ये समझ पा रहे हैं, ये देश की आजादी 1947 में 15 अगस्त को हुआ और उस दिन से गुलामी खत्म हुई और वही बात उसके बाद गणतंत्र हुआ। तो चलिए आगे और क्या है उसको समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, एक देखिए इसमें बहुत ही अच्छी बातें कविता में पंक्तियों में आई है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो।
मैंने पीछे अभी बताया था कि हमारे देश में जब देश की आजादी हो रही थी उस समय आबादी थी 33 करोड़। आज आप समझ पा रहे हैं कि कितनी आबादी है और कितनी तेजी से बढ़ी है इन सालों में, बच्चों समझ पाएंगे। तो जब देश की आजादी हुई तो 33 करोड़ जनता का शासन था, ये किसी राजा का नहीं। ये कहते हैं विराट जनतंत्र, दुनिया में पहला ऐसा भारत देश है जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो सबसे बड़ा गणतंत्र देश का है। ऐसी दुनिया में कोई लिखित संविधान वाला नहीं है जो इस तरह की हो। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने संभावनाएं व्यक्त की थी, जो वो आज वो लिखा हुआ हम लोग के बीच में है, जो बहुत पहले लिखी गई थी। उन्होंने कहा कि जगत में, पूरे संसार में ये आ गया है और 33 कोटि मतलब करोड़ हित सिंहासन तैयार करो। एक व्यक्ति का शासन नहीं है, एक व्यक्ति का ये लाभ नहीं है, पूरे देश की जनता का शासन है, सिंहासन है, उसको तैयार करो। और इतना ही नहीं, अभिषेक जिसको हम लोग कहते हैं राज तिलक, तो राज तिलक किसका होगा बच्चों? आज राज तिलक राजा का नहीं बल्कि 33 करोड़ जनता का तिलक है, राज सिंहासन है। इसलिए उनके ही मुकुट, उनके ही सिर पे मुकुट धरे जाएंगे। ये बातें हैं रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी इन कविताओं में लिखा है। और वो आज जश्न मनाने का दिन है क्योंकि हमारा देश जनतंत्र हो रहा है। इस प्रकार हम लोग समझ पा रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं और देखिए ये प्रश्न भी आपको आते हैं बच्चे, इसमें से प्रश्न भी आते हैं, व्याख्या भी आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं आपके लिए। और ये याद रखिए कहां से आता है, किस तरह से आता है। देखिए, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गीटी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। इस तरह से बच्चों बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने कही है कि तुम आरती लेकर किसे ढूंढ रहे हो। वो राजा कौन है, वो भगवान कौन है, असली बातें उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में, राजप्रसादों में, राजप्रसाद कहते हैं जहाँ राजा का बड़े महलें होती हैं, बड़ी बड़ी अटालिकाएं होती हैं राजा का, महाराजा का जो, तो राजप्रसाद कहा जाता है। तहखाने जहाँ माल बहुत सारी चीजें रखी जाती है, तहखाने जमीन के अंदर जो बनाई जाती हैं, तो वहां ढूंढने से, वहां आरती करने से वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। वो कहते हैं कि अगर देवता कहीं हैं तो आज भी वो सड़कों पे गिट्टियां तोड़ते हैं और वो मजदूरी कर रहे हैं, वो खेत में मिलेंगे, किसानी कर रहे हैं, वही समाज को निर्माण कर रहे हैं, वही देश के निर्माता हैं, क्योंकि उन्हीं से समाज का जो व्यवस्था हो रही है वो चल रहा है। इसलिए जब देश आजाद हुआ था तो उन्होंने कहा था कि इन पे भी आपको ध्यान देना है, देश की जो संरचना में इनका भी जो भूमिका है उनको भी आपको ढूंढना है, और वो आपको खेतों में मिलेंगे, सड़कों पे मिलेंगे, खलिहानों में मिलेंगे, वो राजप्रसादों में, मंदिरों में और तहखानों में नहीं मिलेंगे। ये दिनकर जी की पंक्तियां यथार्थ जीवन की और आर्थिक व्यवस्थाओं के तहत जो सामाजिक संरचना है उस पर एक चिंता और कटाक्ष इन्होंने किया है। इन सब बातों पे हमें ध्यान रखना है। इसको भी प्रश्न आएंगे, ये बच्चे प्रश्न आएंगे कि ये पंक्तियां कहां से आई है और इसका मतलब क्या होगा। तो आपको मैंने जो बातें बताई हैं उसको लिखना है। तो चलिए आगे चलते हैं और इसके बाद ये है अगली पंक्तियां इस कविता की। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। प्यारे बच्चों, अब देखिए फावड़े अब समझते हैं, ठीक है, किसान लोगों के पास ये फावड़े होते हैं, आपको पता होगा, और हल भी पता होगा। तो ये जो फावड़ा, कुदाल, हल जो है वो कहते हैं राजदंड बनने को है। अब देखिए ये जो धूली वाला इलाका है, मिट्टी है, धूल वाली मिट्टी का जो रंग होता है उसको कहते हैं धूसरता। तो ये जो बातें कही गई इसका मतलब यह हुआ कि अब राजा की हाथ में राजदंड वो नहीं होगा, अब राजा का जो दंड की जो प्रक्रिया होगी वो नहीं, अब होगा हर
लोगों के हाथ में, चूंकि राजा तो 33 करोड़ लोग हो गए हैं ना, तो 33 करोड़ लोगों के हाथ में जो फावड़े हैं, जो हल हैं, वो जो समाज निर्माण करेंगे, वो देश को आगे बढ़ाएंगे, वही उसका राजदंड है, वही वही विकास का मात्र है। और ये जो सोने का श्रृंगार वो नहीं है, अब जो धूल वाली मिट्टी है उनके लगेंगे, और जब देश आगे बढ़ेगा और वो देश की जो तरक्की होगी, सब लोगों की जो खुशहाली होगी, वही उसकी श्रृंगार होगा, वही असली राजा होगा, वही उसके मतलब होंगे। तो इस तरह से असली राजा हमारे जनता होगी, जो सभी स्तर के, निम्न स्तर के होंगे। रास्ता खाली करो। इसलिए हे शोषकों, तुमने बहुत दिन तक देश की आजादी को लूटा है, हमारे लोगों को गुलामी बना के रखा है, अब वो समय आ गया है, तुम अपना रास्ता ये छोड़ दो और सिंहासन खाली करो। ये जनता जो है यहाँ की, वो इस शासन व्यवस्था में रहेगी, ये जनता का शासन होगा, ये लोकतंत्र का व्यवस्था है। तो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोगों ने इस मुद्दे को समझा है। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को जानेंगे जो बहुत ही मैट्रिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों हम लोग समझ पाएंगे। हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको इन प्रश्नों का हल करना है, अभी मैं बताऊंगा। तो मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, इसके बाद मैं अगले बार जब आपसे मिलूंगा तो इस चैप्टर का पूरी जानकारी होगी, प्रश्नों का हल होगा, और भी चीजें होंगी। तो हम लोग थोड़ी सी जान लेते हैं। आप बताएं बच्चों कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर आपके पास है। अगला जो और जानकारी आप बताएंगे कि ये जो घर घर नाद है वो किसका प्रतीक है? बिल्कुल सही। तो ऐसे ही आप प्रश्नों का उत्तर देंगे, और भी मैं प्रश्न आपसे जानूंगा अगले बार, तो आप बताएंगे। और इसके जो अभी बताया था मैंने कि सप्रसंग व्याख्या भी होंगे, तो इन सबों को समझना है, इसको हल करना है। अब हम इसमें समझ पाए कि ये जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है वो उस समय की है जब देश की आजादी मिली थी और उसके बाद गणतंत्र की स्थापना हो रही थी, और उस संदर्भ में उन्होंने एक कविता रचना की है, वो जो देशभक्ति से और राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रेरित है। और ये बहुत अच्छी कविता है, इसको हमें याद रखना है, इसके प्रश्नों को हल करना है। और इन्होंने निष्कर्ष में ये बताया कि जनता ही सर्वोपरि है, इसलिए अब्राहम लिंकन भी लोकतंत्र की परिभाषा दी थी, जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो वही व्यवस्था हमारे देश में लागू हुआ, और वो 26 जनवरी 1950 की ईस्वी थी जब गणतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में लागू हुआ। तो इसमें हमारी है कि ये असली ताकत है कि हमारे सभी व्यक्ति इसमें राजा बन सकते हैं, किसी को एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति, किसी तरह का भी व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी पद है वो धारण कर सकते हैं। यही खूबसूरती है इस देश का, और विश्व के इतिहास में एक ऐसा विशाल लोकतंत्र वाला देश है जो हम सब के लिए बहुत ही गर्व करने वाली चीजें हैं। तो गया गाइडेंस में आप सबों को इतना ही आज, अगले बार हम मिलेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।